Hello everybody, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Pal, your educator, and today we will be discussing about another topic, that is the unification of Germany, in the course in which we are discussing about world history, which is beneficial for GS paper 1. So if you are bothering about world history or facing any difficulty in the same, you can follow these lectures and have a clear point of view. But firstly, before beginning, I need to announce something very important. Now you can get to know about the fundamentals of UPSC CSE preparation by Abhishek Saraf. Abhishek Saraf has aced UPSC CSE 2019, securing an All India rank 8. He is an alumnus of IIT Kanpur. In a series of must-watch free special classes, he shares his journey highlighting his preparation strategy in its entirety. From the prelim strategy to choosing an optional, scoring 460 plus in mains and acing the life-changing UPSC interview. You can enroll in the free classes today. The link for the same is given in the description box below. So do enroll for the classes and have an overall understanding of various stages of UPSC CSE preparation. Now let's begin our topic. Today we will be discussing about the unification of Germany. If you have not gone through the previous lectures, I would suggest you to go through them so that you have a clear understanding of further topics. अगर आपने पिछले lectures नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि एक बार आप पहले के lectures देख लीजिए ताकि आपको एक clear understanding मिल जाएगी, एक आपका पूरा link बन जाएगा, एक theme set हो जाएगी कि हम लोग अभी तक world history में कहाँ तक पहुँच गए हैं और past के कुछ events हैं जो आप लोग अगर समझ लेंगे तो आगे की further classes में आपको आसानी होगी समझने के लिए. इससे पहले हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं. और कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं. तो इंटरलिंकिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहले के लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको आगे के लेक्चर इजीली एक लिंक बन जाएगा, तो वो इजीली समझ आ जाएंगे. अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अगर हम इसका एक बैकग्राउंड डिस्कस करें, सो जर्मनी वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 300 स्टेट्स, और यू कैन इन अ लेमैन टर्म कि एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स था. इनिशियली दे वर अराउंड 300 स्टेट्स दैट वर यूनिफाइड बाय नेपोलियन इनटू 39 स्टेट्स. सी बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो कि जर्मनी या पूरा जर्मनी फॉर्म करते थे, पर इन सबको यूनिफाई करने का काम और फाइनली 300 से 39 स्टेट्स तक लाके आने का काम किसने किया था? नेपोलियन ने. जब नेपोलियन का रूल शुरू हुआ, उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था कि ही ट्राइड टू यूनिफाई जर्मनी. जब बहुत सारे डिस्पर्स या फ्रैगमेंटेड स्टेट्स थे, उनको उन्होंने अराउंड 39 स्टेट्स में कन्फाइन किया और जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ. There were free movement of goods and free trade था, free movement of goods था, जर्मन नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था विद द एडवेंट ऑफ नेपोलियन. इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने लग गई थी क्योंकि एक लीडर मिल गया था कंट्री को और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने लग गया था. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो मोटो हैं या जो बेसिकली जो सिंबल्स हैं या जो वहाँ का आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जर्मनी की तरफ भी आ रहा था. मेटर्निक जो थे उनको इन 39 स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनाया गया था. एंड प्रशिया की अगर बात करें तो प्रशिया था लीडर ऑफ 39 स्टेट्स. तो जो 39 स्टेट्स थे, जैसे बहुत सारे स्टेट्स थे, उनमें से जो बहुत सारे स्टेट में से अगर कोई एक था जो सारे स्टेट्स को डोमिनेट कर रहा था, वो था प्रशिया, और इन 39 स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनाए गए थे मेटर्निक. अब ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी को या जर्मन यूनिफिकेशन करना पड़ा या जर्मनी को यूनिफाई करना पड़ा? बहुत सारे रीजंस थे. फर्स्टली इट वाज इटालियन यूनिफिकेशन. हाउ इटालियन यूनिफिकेशन? पहले भी देखा था कि अगर किसी एक रीजन में, सपोज ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पर अगर एक रीजन में यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन हो रहा है या कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजीज हैं वो दूसरी कंट्रीज से भी मैच करती हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा. Right. So what does it mean? That one ideology, if it is affecting one part of the world, it is bound to affect the other parts of the world if it is of the favor of the people. So similar thing happened with Germany as well. इटालियन यूनिफिकेशन जब हो रहा था तो वहाँ के जो जर्मनी के लोग थे वो इन्फ्लुएंस हुए, वो इंस्पायर हुए कि जब इटली में यूनिफिकेशन हो सकता है, इटालियन यूनिफिकेशन हो सकता है, तो जर्मनी भी यूनिफाई कर सकता है. बिकॉज यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर हम यूनिफाइड होंगे तभी हम किसी एक्सटर्नल थ्रेट को बेसिकली फेस कर सकते हैं.
ऑल्सो 1830 और 1848 के जो जुलाई रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन जैसे जो रेवोल्यूशंस हुए थे यूरोप में, तो उनका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं जर्मनी के यूनिफिकेशन पे आया था। और एक बहुत फेमस कोट है जो मेटरनिक ने दी थी, मेटरनिक हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 39 स्टेट्स, ही सेड when France sneezes, the whole Europe catches cold, right? What does it mean कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उससे दुनिया भर के कई कंट्रीज ऐसे इन्फ्लुएंस हुए कि पूरे यूरोप में यूरोपियन रेवोल्यूशन आ गया, जर्मन यूनिफिकेशन या फिर इटालियन यूनिफिकेशन, सब कुछ हुआ। इसका मतलब क्या था कि अगर व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, कि अगर फ्रांस में कुछ हो रहा है तो वो पूरे यूरोप को अफेक्ट कर रहा था। ऐसे ही रोल ऑफ और द राइज ऑफ नेपोलियन एंड अदर इंडिविजुअल्स, दिस ऑल्सो लेड टू जर्मन यूनिफिकेशन। Then the fall of Vienna Congress as well. How? Now I'll explain you on a blackboard. See. जर्मन यूनिफिकेशन में अभी हम लोगों ने क्या देखा, इटालियन यूनिफिकेशन एक कॉज था, फिर 1830 और 1848 के रेवोल्यूशंस एक कॉज थे। उसके अलावा हमने बैकग्राउंड में देखा था कि जर्मनी वाज अ ग्रुप ऑफ 300 स्टेट्स। इन 300 स्टेट्स को 39 स्टेट्स में कंसोलिडेट करके जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया, नेपोलियन ने। ही वॉज द पर्सन हु वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल। अब इन 39 स्टेट्स को एक राइन फेडरेशन का टर्म दिया गया, या फिर इनको राइन फेडरेशन बना लिया गया। अब ये जो था, वियना कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह हम इसको तोड़ दें या इस फेडरेशन को तोड़ दें, बट वियना कांग्रेस कुड नॉट सक्सीड। वियना कांग्रेस जो कि 1815 में हुई थी, इट डिड नॉट सक्सीड इन इट्स मोटिव, हेंस बिकॉज वियना कांग्रेस के जो लोग थे वो चाहते थे कि किसी भी तरह से अगर जर्मनी यूनिफाई हो गया तो हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है, हम उसको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो वियना कांग्रेस वांटेड टू ब्रेक राइन फेडरेशन एज वेल, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। सो वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज एक तो 39 स्टेट्स की जो बाउंड्री थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उनको बाइफिकेट करना या उनको अलग अलग करना, उनको तोड़ना वैसे ही बहुत मुश्किल था। दैट इज वाई मेटरनिक वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ 39 स्टेट्स, and hence the leader of 39 states, Prussia, did not like it. Why? Because Metternich belonged to Austria. सो ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते थे, जबकि हमने देखा कि जो प्रशिया था वो सारे के सारे 39 स्टेट्स को लीड कर रहा था, वेयर एज द प्रेसिडेंट बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। सो यहाँ पर एक रिफ्ट थी, एंड हेंस दिस ऑल्सो फर्दर लेड टू सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्ट्स, वी विल डिस्कस इन डिटेल. So these were the reasons. Now, what were the factors that led to German unification? Firstly, students' organization. How students' organizations? See, students' organizations basically were very much involved, were very much influenced by the ideology of Napoleon as well. So he also, or they also wanted to have German unification. Students organization हो गए, बहुत सारे students organization थे, जैसे different names के थे, रेड ब्लैक रेड, ये उनका गोल था। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस खोले गए थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों में एक सोशल अवेकनिंग थी, एक अवेकनिंग हो गई थी। दैट इज़ वाई दे वांटेड टू यूनिफाई जर्मनी ऑल्सो। बट व्हाट हैपेंड कि जो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, एज Metternich dominated all the 39 states, they were suppressed by Metternich. Also, the role of philosophers was very important. जैसे Friedrich Hegel, he highlighted the common cause for unity and generated a spirit of nationalism. उन्होंने कहा कि हम लोगों की, या फिर उन्होंने एक nationalism की जो spirit थी वो लोगों में जगाई। Zollverein establish की गई थी। Zollverein was basically a customs union, और उसके थ्रू जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, it made way for political unification of Germany as well. ऑल्सो एक कोल एंड आयरन पॉलिसी फॉलो की गई थी जर्मनी में। नाउ व्हाट वाज द कोल एंड आयरन पॉलिसी? कोल एंड आयरन पॉलिसी meant that economic integration would result in political integration as well. कैसे? क्योंकि अगर आपका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा तो किसी ना किसी तरह आपकी एक स्टेबल पॉलिटी आएगी, स्टेबल गवर्नमेंट होगी कंट्री में, एंड दिस विल इन टर्न लेड टू एन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. सो दिस वाज द कोल एंड आयरन पॉलिसी, क्योंकि कोल एंड आयरन वहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज थे जर्मनी में जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता था उनका बहुत ज्यादा. या जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी वॉज वेरी रिच इन कोल एंड आयरन और मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन. So this could easily be used by Germany to enhance or for its economic growth.
Then what was the process of German unification? Firstly, during 1850s, Bismarck emerged. Bismarck wanted German unification under Prussia. So Bismarck जो थे, he also emerged as a leader. Otto von Bismarck was his full name. Otto von Bismarck emerged. He wanted German unification, but under Prussian leadership. वो चाहते थे कि प्रशिया की लीडरशिप में जर्मन यूनिफाई हो. That is why by 1862 बिस्मार्क को एक चांसलर अपॉइंट किया गया. हम लोग चांसलर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इक्विवेलेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर. But he used blood and iron policy and considered war as the only solution. यहाँ पर डिप्लोमेसी की बिस्मार्क ने कोई बात नहीं की, जबकि इससे पहले हम देख चुके हैं कैबर के केस में. कैबर ने क्या किया था, उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाए थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने की कोशिश की थी दूसरी कंट्रीज के साथ. जबकि ऑटो वन बिस्मार्क की बात करें, he was completely opposite. He believed that war is the only solution, and if you want to occupy or annex any country, then it is the war that could be the only solution. Also, Denmark was an obstruction in the unification because it was controlled by northern Germany. अब क्योंकि डेनमार्क, अब देखिए प्रोसेस या जर्मन यूनिफिकेशन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे. ऑब्स्टिकल्स कैसे? फर्स्टली डेनमार्क. डेनमार्क was the first obstacle. Right? Why Denmark? Because it was dominated or it was under the occupation of northern Germany. Right? अब डेनमार्क की इंपॉर्टेंस क्या थी? एक तो ये इंपॉर्टेंट था कि वो जो लोकेशन थी वो डेनमार्क की, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस था उसका. ऑल्सो 1864 में डेनमार्क ने शेल्सविक और होल्स्टीन को अनेक्स भी कर रखा था या उसको कंट्रोल कर रखा था. तो डेनमार्क के ऑक्यूपेशन में ऑलरेडी 2 रीजन्स थे. राइट. सो इसलिए अब क्योंकि हमें जर्मनी को यूनिफाई करना था, तो डेनमार्क एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था. तो क्या हुआ, डेनमार्क की लड़ाई हुई या फिर डेनमार्क को अनेक्स करने के लिए अ कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. व्हाट हैपेंड? डेनमार्क लॉस्ट एंड दे वन. अब जब ये 2 रीजन्स जीत गए तो इनको अलग अलग रीजन्स मिले. फॉर एग्जाम्पल, प्रशिया गॉट शेल्सविक whereas Austria got Holstein. Right? So इस तरह से कन्विंस कर दिया गया, या फिर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रियन वॉर जब ये वॉर हुई तब कन्विंस कर लिया गया कि किसी तरह से आप ये 2 रीजन्स ले लीजिए ताकि हमारे यूनिफिकेशन में हेल्प हो सके. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? वॉर अगेंस्ट डेनमार्क हो गई 1864 में. दिस वॉज इन 1864 की वॉर हुई एंड फाइनली डेनमार्क लॉस्ट. अब सेकेंड टारगेट कौन सा था? ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया क्यों? 1866 में क्या हुआ? 1866 में बेसिकली बिस्मार्क ट्राइड टू आइसोलेट ऑस्ट्रिया बिकॉज ही न्यू कि अगर हमें अब ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई या ऑस्ट्रिया का जो ऑब्स्टिकल है वो हटाना है जर्मन यूनिफिकेशन से, तो हमें थोड़ी सी डिप्लोमेसी यूज करनी पड़ेगी बिकॉज दे वांटेड होल्स्टीन बैक. अब डेनमार्क और ऑस्ट्रिया की वॉर में बिस्मार्क ने क्या किया, पहले ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर दिया, बट अब एक और ऑब्स्टिकल था. ऑस्ट्रिया इटसेल्फ वाज एन ऑब्स्टिकल. व्हाई? बिकॉज इट ट्राइड टू डोमिनेट ऑल द 39 स्टेट्स. मेटरनिक बिलोंग टू ऑस्ट्रिया. सो अब ऑस्ट्रिया को टारगेट करना था, तो बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को आइसोलेट करना शुरू कर दिया. कैसे? फ्रांस, इटली, रशिया, दे वर कट आउट. हाउ? फ्रांस का पैक्ट कर, या जर्मनी ने, या फिर बिस्मार्क की बात करें, बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ एक पैक्ट कर लिया, रशिया के साथ भी डिप्लोमेटिक अलायंसेस बना लिए. इसलिए जब बैटल ऑफ सोडावा हुई 1866 में, ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशिया वर देयर and Austria lost the war because nobody came to help Austria in this war because France and Russia both were with Prussia, and hence German Confederation of 21 states was formed. Then by 1866 the Treaty of Prague was basically officially announced or it was officially signed and Austrian neutrality was assured. Austrian neutrality का क्या मतलब है यहाँ पर कि in case of any conflict Austria would remain neutral. Austria जर्मनी पे या जर्मनी का एनेक्सेशन नहीं करेंगे. सिमिलरली 2 और रीजन्स जो थे 1870 तक वो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी के साथ आ गए. इनका एक फैक्टर ये था कि जर्मनी के साथ इसलिए आए बिकॉज एक तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कैथोलिक थी. ऑल्सो इट वॉज अंडर फ्रेंच कंट्रोल और फ्रांस का जो ऑलरेडी अलायंस था या जो ऑलरेडी गुड रिलेशन थे वो जर्मनी के साथ हो गए थे. नेपोलियन वॉज अंडर फ्रेंच प्रेशर. वाई? बिकॉज नेपोलियन को प्रेशराइज किया जा रहा था या नेपोलियन को कहा गया कि किसी भी तरह से अब आप जर्मनी का साथ ना दें क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो थी वो भी नेपोलियन को प्रेशराइज कर रही थी.
कि अब जो फ्रांस के जो रीजन्स हैं या फिर ऐसे रीजन्स हैं जहां पर फ्रेंच कंट्रोल है वो जर्मनी के पास नहीं जाने चाहिए। हेंस नेपोलियन बैक्ड आउट। एज अ रिजल्ट जर्मनी एंड फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट अरोज। सिमिलरली अब स्पेन में क्या हुआ? द किंग ऑफ स्पेन रैन अवे आफ्टर द रेवोल्यूशन। बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने किंग लियोपोल्ड को एक पोजीशन ऑफर की कि अब भाई स्पेन का किंग भाग गया है, वहां की जो गद्दी है वो खाली पड़ी है, तो आप वहां के राजा बन जाइए। बट किंग लियोपोल्ड रिजेक्टेड द ऑफर एंड दस इटालियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। क्योंकि गद्दी ऑलरेडी खाली पड़ी थी, वहां पर एक रिवॉल्ट की सिचुएशन थी। फाइनली इटालियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। इटालियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? 1870 में फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई। व्हाट हैपेंड इन द वॉर? बेसिकली बिस्मार्क ने अब देखा कि मैं यहाँ पे एक इमोशनल वेव जनरेट कर सकता हूँ जर्मनी में। सो व्हाट डिड ही डू? ही ट्राइड टू बेसिकली इन्फ्लुएंस पीपल इन द नेम ऑफ यूनिटी। उन्होंने कहा अगर आप यूनाइटेड होंगे, अगर आप सब साथ आएंगे, तो इसी तरह से आप किसी और कंट्री को हरा सकते हैं। तो एक इमोशनल वेव क्रिएट करने की कोशिश की और इसी वजह से जो फ्रांस था उनकी हार हो गई प्रशिया की आर्मी के अगेंस्ट। ऑल्सो दिस वॉर वॉज नोन एज द बैटल ऑफ सेडान। Then finally, Treaty of Frankfurt was signed in 1871, in which France was badly humiliated. फ्रांस को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया इस ट्रीटी में। और प्रोसेस ऑफ जो जर्मन या फिर जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोक्लेमेशन है वो मिरर हॉल जो वर्सिली पैलेस था वहां पर अनाउंस किया गया। सो दिस वॉज हाउ जर्मनी was united. But one of the significance or one of the most important significance of this unification was that this humiliation of France और बेसिकली एट वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो उसका जो जर्मनी को जो रिजल्ट आया कि जब यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने फ्रांस को ह्यूमिलिएट किया, तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब जर्मनी की हार हुई तो फ्रांस ने, क्योंकि जर्मनी हार गया था, जर्मनी उस अलायंस में था जो कि हार गया था, तो जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया बाय फ्रेंच पीपल। तो फ्रांस के लोगों ने यहां पर बदला लिया कि हमें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था, इसीलिए अब हम लोग जर्मनी से वही बदला लेंगे। क्योंकि जो वर्सिली के पैलेस था वहां पर बहुत ज्यादा फ्रांस को, फ्रेंच लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था, बहुत शर्मिंदगी हुई थी। इसी का जो रिजल्ट था वो हुआ था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया। वहां पर ट्रीटी ऑफ वर्सिली साइन की गई जहां पर जर्मनी के ऊपर वॉर इंडेमनिटी लगाई गई। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जिनसे जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। This in turn resulted और this in turn was one of the reasons for World War II। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद अब कौन आ गया था? हिटलर आ गया था। हिटलर ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सिली थी जो कि वीमर रिपब्लिक ने साइन की थी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। तो वीमर रिपब्लिक ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सिली साइन की थी, उसके बाद जर्मनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जर्मनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी गई है वहां पे, और जर्मनी जो वीमर रिपब्लिक है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ह्यूमिलिएशन। दस दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ हिटलर, क्योंकि हिटलर ने इसी बात को भुनाया और वो एक लीडर की तरह इमर्ज हुए। इमर्ज होने के बाद देन ऑल्सो हिज फ्यू ऑफ हिज पॉलिसीज एंड हिज एक्ट्स लेड टू वर्ल्ड वॉर II as well. I hope you have understood everything. If not, do mention it in the comment section. Thank you.